वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। खालिद मिनहास के साथ टेलीफोन पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसम अलाबख्श साहब। डॉक्टर आसम अलाबख्श साहब, 88 रुपये पे एक्सचेंज रेट जो है उसको रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद मामलात यहाँ पे आके ठीक हो जाएंगे। पहले 92 रुपीज़ की बात की जा रही थी, अब यहाँ पे आके शायद इत्तफाक हुआ है। डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया गया है और जो हमारी सब्सिडी है उसको भी ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा या पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे? देखिए, एक बात तो मेरे लिए बहुत हैरान कौन है कि आज आप जो डॉलर का रेट है, अगर उसकी एक्सचेंज पैरिटी 88 रुपीज़ आज डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर की किस्त के लिए, तो इसका मतलब आपने इकॉनमी में डॉलर की प्राइसिंग में स्पेकुलेशन का दरवाज़ा खोल दिया और डॉलर की बाइंग और उसके बाद एक बेहंगम जो वो दौड़ लग जाती है, उसका आप क्या करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस बारे में सामने आके कोई बात वाज़ेह तौर पे करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक स्कूप है ना कि 85.86 से एकदम $88 का है। यानी कोई अगर आज उसको होल्ड करना शुरू कर देता है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी गुंजाइश निकलती है। एक तो इस बात को देखना होगा। दूसरी बात ये कि देखिए, इकॉनमी को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि इकॉनमी को श्रिंक किया जाए, जो IMF का तरीका है, जो हमें वो पट्टी पढ़ा रहे हैं उसके तहत इकॉनमी श्रिंक होके होगी। जो तरीका अमेरिका यूज़ करता है, $13.5 ट्रिलियन का उनका डेट है, लेकिन वो उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा आइंदा कुछ सालों में, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको सस्टेनेबल बनाएंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर। अगले 10 साल में 2 करोड़ जॉब्स वो बढ़ाने जा रहे हैं। यानी इतने ही बिजनेसेस ऐड होंगे, उन बिजनेसेस के रेवेन्यू से वो टैक्सेशन हासिल करेंगे और इस 13 ट्रिलियन को सस्टेनेबल बनाएंगे। ठीक है, हम अगर छोटा करते जाएंगे राइजिंग पॉपुलेशन के साथ, अब देखिए ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकॉनमी आप छोटी कर रहे हैं, तो यहां पे आप कैसे सस्टेन कर पाएंगे इतना बड़ा, जो 40% आपकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आप उसको किस इकोनॉमी के असूल के तहत आप उसको टैकल करें? चलें डॉक्टर मुबशर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर मुबशर साहब, गरीब तो बहुत मारा जा रहा है बेचारा, और जो फलसफा लेके आप लोग चले थे वो फलसफा तो अब कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो गरीब का क्या बनेगा? भाई, गरीब का वही बनेगा जो गरीब का बना करता है। गरीब से पैसे वसूल किए जाते हैं और अमीर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, ये अमीरों का बजट है और अमीरों के लिए बहुत अच्छा है, और हमारा ये ख्याल कि ये अमीर लोग गरीबों के लिए अच्छा बजट बनाएंगे, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। आप तो गरीब को तो इतना देना पड़ता है कि भाई वो कम से कम, ऐसा ना हो वो काम करना छोड़ दे, ऐसा ना हो कि ये ज्यादा मर जाएं, पर वो तो पाकिस्तान में चांस नहीं है। अभी फरमाया साहब ने कि आबादी बढ़ रही है, ये गरीब इतने बच्चे पैदा करते रहते हैं कि अमीरों के लिए मजदूरों की कमी नहीं होगी, और अमीर मुकाबला करते हैं, भाई कौन कम लेगा पैसे, ठीक है, तो सबसे कम उजरत लेगा, मैं उसी को रखूंगा। तो फिर ये दूसरी बात जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट की बात है, देखिए, बड़ी मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, अगर 86 रुपए का डॉलर है तो 86 रुपए की मेहनत $1 में बिक जाएगी पाकिस्तान की, और अगर 50 रुपए का डॉलर है तो 50 रुपए की मेहनत बिकेगी। ठीक है, तो ये रकम इसलिए ज्यादा, रेट इसलिए गिराते हैं डॉलर का ताकि पाकिस्तान और लूटे। ठीक, और ये लूटने का जो इनको हुक्म आता है वो IMF से आता है, मगर मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। ठीक है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट गरीब बनी हुई है और गवर्नमेंट कर्जे ले रही है। मैं इनसे ये अर्ज करूंगा कि अब तुम ज्यादा से ज्यादा इस साल के बजट में 2000 रुपए की आमदनी वसूल करोगे, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि अगर वो टैक्स लगाए जाएं अमीरों पर जो याया खां, बहुत से अयूब खां और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में लगते थे, तो 4000 रुपए की आमदनी हो, 4000 अरब की आमदनी होगी।
तो पाकिस्तान गरीब नहीं है, पाकिस्तान को तो लूटा जा रहा है और पाकिस्तान का पैसा बाहर भेजा जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि गरीबों का बजट तो हो ही नहीं सकता, अमीर कैसे पेश कर सकते हैं गरीबों का बजट? आपने डॉक्टर साहब की सारी बातें सुनी हैं। देखिए बात यह है कि आप डिफेंस के 495 अरब पे हमारे यहाँ एतराज़ हो रहा है। वो 495 अरब बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आप ये देखिए कि आपके बजट का कितना हिस्सा वो है और कितना वो पैसा जो 790 अरब आपने किसी उसके तहत सर्विस नहीं है। ये चले 5-10 लाख आदमी की नौकरी तो लगी हुई है, उनको किसी न किसी काम आप लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये 790 बिलियन रुपीस तो दे विल वैनिश इन थिन एयर, इसका कुछ भी नहीं है। और आप जब 1000 अरब रुपए का और लोन लेंगे तो वो और इसमें फिगर ऐड हो जाएगी। इस 790 अरब को अगर आप बचा सकें, लेकिन तो डॉक्टर साहब देना तो है ना, कर्ज तो जो लिया है वो वापस तो करना है, देना है, लेकिन उसको देने के लिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाइए, बाकी चीजें विड्रॉ ना कीजिए। और टैक्सेशन बिल्कुल लगनी चाहिए, और मैं ये पहले भी अर्ज कर चुका हूं, डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए। सेक्टर्स को आप इंसेंटिवाइज भी करें, लेकिन उनकी जब रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, आपके इंसेंटिव्स के तहत जनरेट कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट का भी तो बीच में हिस्सा देना है उन्होंने कि नहीं देना। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चाहे कॉन्सेप्ट ले लें, चाहे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट का ले लें, चाहे स्टेट की कोर्शन ले लें, कुछ ले लें, गवर्नमेंट का ये राइट है कि वो उनसे टैक्स दे। लेकिन चूंकि ये जिन लोगों ने टैक्स देना है वो खुद तो असेंबलियों में बैठे हैं, ठीक है, चाहे वो 20% की जीडीपी का पार्ट वाली एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, और चाहे वो 15% नॉन परफॉर्मिंग लोन वाली सर्विसेज सेक्टर हो, ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर हो, ठीक है। इनसे आप टैक्सेशन लेंगे इन सेक्टर से, तो फिर आप गरीब तक या जो इकोनॉमी को बैलेंस आउट करने का आपका एक ख्याल होता है, एक तरजीह होती है, उसको पूरा कर पाएंगे, वरना नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं, जो कर्जों की अदायगी की बात की जा रही है 790 अरब रुपए की, और फिर उन्होंने कहा कि ज़राअत का शोबा है जो जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उस पर तो टैक्स नहीं लिया जा रहा, तो क्या आप देखते हैं कि इस पर टैक्स होना चाहिए ताकि हमारे हालात बेहतर हो सकें? मुझे कर्जों के मुतालिक बात कर लूं, मैं तो इस स्टेज से गुजर चुका हूँ। ठीक है। जब हमने गवर्नमेंट का चार्ज लिया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था, यानी इसने जो कर्जे की डेट थी वो गुजार दी। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट आई, हमारे पास वर्ल्ड बैंक वाले आए, IMF वाले आए कि मेहरबानी से ये कर्जा अदा करो। हमने कहा कि हम अदा नहीं करते, इनकार कर दिया। देखिए आपको मैं अर्ज करूं, अगर आप मिनाज साहब किसी को 10 करोड़ रुपया कर्जा दें, ठीक है, वो बीमार हो जाए तो आपको तो उसकी सेहत की बहुत फिक्र होगी ना। ठीक है जी। तो पाकिस्तान का कर्जा जो है ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये कर्जा वसूल करने वालों का मसला है। जब हमने नहीं इनकार कर दिया कर्जा देने से और 6 महीने गुजर गए, तो वर्ल्ड बैंक वाले आए, हाथ पांव जोड़े उन्होंने और कहा कि अच्छा आप न दें, हम आपकी तरफ से दे देते हैं और ये आप 30 साल में अदा करें, मामूली शरह पे वापस करें। ठीक है, इसके बराबर है कि न करें। तो ये इस तरह 1972 का बजट गुजरा। 1973 में भी हमने यही किया, उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन 1974 तक हम अपने पांव पे खड़े हो गए। ठीक है, इस तरह खड़े हो गए। एक तो हमने खर्चा कम किया, एक हमने मोटरों की इंपोर्ट बंद कर दी और बहुत सा जो इंपोर्ट चीजें थी उनका उन पे पाबंदी मजीद लगा दी। ये फैसला किया कि पाकिस्तान में कोई चीज जो पाकिस्तान में बनती हो वो बाहर से नहीं मंगाई जाएगी। यहाँ की इंडस्ट्री खुल गई, हमने लाइसेंस आम कर दिए, इंपोर्ट लाइसेंस। तो पाकिस्तान तो गरीब मुल्क नहीं है, यहाँ बहुत गुंजाइश है। डॉक्टर साहब आपका कहना है कि अब भी कर्जा अगर ना दिया जाए और ये जो 790 अरब रुपए हैं इनको अगर इकोनॉमी में डाला जाए तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? भाई इनसे भी बेहतर हो सकती है, लेकिन असल चीज तो है कि अमीरों पर टैक्स लगाएं और वो टैक्स अमीर नहीं लगाने के। जी, बड़े आदमी तो टैक्स देते ही नहीं पाकिस्तान में,
दूसरी चीज जो जरूरी है वो ये कि जो खुली छुट्टी है, ठीक है, जितना ब्लैक का पैसा है, जितना रिश्वत का पैसा है, डॉलरों में बदलो, बाहर भेजो। ठीक है, तो जब बहुत से आपके यहाँ डॉलर की मांग होगी, ये लोग अपनी लूट खसोट बाहर भेजेंगे, तो डॉलर की कीमत तो गिर जाएगी, ठीक है, डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, रुपए की कीमत गिर जाएगी। तो ये सारी चीजें मिली जुली होती हैं, एक चीज पे एक्शन से बात नहीं बनती। मगर देखिए, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान का डिफेंस जो है बहुत मजबूत है, इसमें हमें कोई खतरा नहीं है। चलें डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमारे साथ ख्यालात शेयर किए। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि अगर बजट ये कर्जा ना भी दिया जाए तो मामला हल हो सकते हैं पाकिस्तान के। देखिए बात यह है कि अगर आप वो 790 अरब रुपए पे मॉरेटोरियम हासिल कर लें, आपका बजट डेफिसिट 1100 अरब की बजाय सिर्फ 210 रह जाता है। तो वो तो इतना बड़ा मसला नहीं। और दूसरी बड़ी बात, देखिए आप रिसोर्सेज को सही टैकल नहीं कर रहे। ठीक है, आप 1.5 रुपए की बिजली जहां से पैदा कर सकते हैं वहां से वो आप नहीं कर रहे। आपने पूरा गैस, और ईरान से आप महंगी गैस ले रहे हैं, या तुर्कमानिस्तान से भी अगर आ जाएगी महंगी गैस लेकर आप गैस जलाएंगे वो करने के लिए, और गैस जिन सेक्टर्स को दरकार है वहां पे नहीं आ रही। ठीक है, और गैस से बिजली बना रहे हैं, पानी आपका जाया जा रहा है, उसकी बाई प्रोडक्ट जो 1.5 रुपए की बिजली बन सकती थी, जिससे आपका जो एनर्जी बास्केट है वो सुकड़ेगी, उसकी जो कॉस्ट है, और आपकी इंडस्ट्री आगे चलेगी। ये तमाम चीजें सिर्फ प्रायोरिटीज का मसला है, बेसिक चीजें हैं। जिस तरह एक आम आदमी अपनी इकोनॉमी चलाता है, वैसे ही मुल्कों की इकोनॉमी चलती है कि आप रिसोर्सेज को सही टैप करें, सही जगह उनको यूटिलाइज करें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आपके पास खुराक अपनी है, आपके पास कपड़ा अपना है, बुनियादी चीज आपकी अपनी है, आपकी इंपोर्ट उस पर नहीं इस्तेमाल होती। आप उनको बेसिस बनाइए, उन्हीं पे इंडस्ट्री को लगाइए, एनर्जी को सस्ता कीजिए, तो मसला हल हो जाएगा। मामला कहां से कहां पहुंचे। डॉक्टर आसम अला बख्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी मौजू पे मजीद गुफ्तगू, हमारे साथ रहिएगा।